नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। जब मौसम बदलता है तो तरह तरह की बीमारियों की चर्चा होने लगती है। कई बार हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं, सर्दी जुकाम बुखार की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा इन्फेक्शन जो अक्सर मौसम के संक्रमण के पीरियड पर सामने आता है और वो होता है त्वचा का इन्फेक्शन, जिसका जिक्र करना हम शायद थोड़ा भूल भी जाते हैं और बहुत उसे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आंकड़े ये बताते हैं कि जब आप अपने स्किन की डिजीज पर संजीदा नहीं होते हैं तो वो आपको आगे चलकर परेशान करती है। बदलते मौसम के साथ किस तरीके से अपनी त्वचा का ध्यान रखें, किस तरीके से अपने स्किन का रूटीन मेंटेन रखें, ये सब आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें कि एक्सपर्ट को जो भी सवाल आपको लगता हो कि उनसे पूछना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप आइए, वहां पर अपनी स्किन से जुड़े हुए सवाल को पूछिए। परिचय करा देती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भावुक धीर। बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर भावुक, मैं इसलिए भी बार बार त्वचा का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जब भी मौसम एक करवट लेता है या बदलाव की ओर जाता है, चाहे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी या बरसात की ओर, तो बहुत ज्यादा महसूस किया जाता है कि स्किन के इन्फेक्शन से लोग दो चार होते हैं, लेकिन चूंकि सर्दी जुकाम बुखार का जिक्र ज्यादा होता है, स्किन वाली बात कुछ कम की जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं और बदलते मौसम में कैसे हम ये ध्यान रखें कि हम अपना जो स्किन रूटीन है उसे बदलाव के साथ मेंटेन रख सकें? धन्यवाद प्रतीक्षा जी, आज आपने मुझे शो पे इनवाइट किया और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बदलते मौसम में बाकी बीमारियों का बहुत बातचीत करी जाती है, लेकिन चमड़ी की बीमारियों को अक्सर हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं या फिर खुद से कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी सीज़न बदलता है तो काफ़ी सारी चमड़ियों की बीमारी उभर के आती हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न जब आने लग रहा है, जैसे अभी हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इस टाइम पे फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक उभर के आते हैं। फंगल इन्फेक्शन पूरे शरीर में आजकल फैल रहे हैं और काफ़ी गलत इलाज होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। इसीलिए इस सीज़न में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए जो हो जाता है गर्मियों में, फंगल इन्फेक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या केयर कर सकते हैं? हम लोग फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक एंटी फंगल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन कोई भी नॉर्मल स्टेरॉइड क्रीम या अपने केमिस्ट से लेकर के इंस्टेंट रिलीफ वाली क्रीम्स का इस्तेमाल करना हमें बचना चाहिए उन चीज़ों से। उसके अलावा जब सीज़न बदलता है तो हमें कुछ अपने रूटीन को बदलना ज़रूरी हो जाता है। जैसे सर्दियों में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप एक अच्छी परत लगाएँ, मॉइस्चराइज़र की परत लगाएँ जो स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जैसे-जैसे गर्मियाँ आती हैं, पसीना ज़्यादा होने के कारण चमड़ी में डैमेज होता है, थोड़ी-सी चमड़ी गल भी जाती है जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसे सीज़न में मॉइस्चराइज़र लगाना विपरीत हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो उन लोगों को सजेस्ट करते हैं हम लोग कि पाउडर इस्तेमाल करें, स्टार्च बेस्ड पाउडर्स यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके। उसके अलावा जब सीज़न चेंज होता है तो आपको अचानक से सर्दी-गर्मी का बदलाव चमड़ी पे एक्सपोज़र नहीं देना चाहिए। यानी कि एकदम से एसी से बाहर गर्मी में आना या फिर बहुत ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह में घुसना, ये चीज़ भी चमड़ी को कुछ हद तक नुकसान करती है। इसीलिए जो तापमान का वेरिएशन रहता है वो हमें कोशिश करना है कि कम से कम चमड़ी के ऊपर उसका एक्सपोज़र रहे। सीधी गर्मी वाले हीटर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसी तरह सर्दी में गर्मी में जब हम एक्सेसिव एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं, बिना मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करे, उससे भी स्किन को थोड़ा नुकसान पहुँचता है। तो हमें एक बैलेंस तरीके से अपने चमड़ी को लेकर चलना है, तब सीज़न चेंज की वज़ह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में भी इस बात को कह रही थी कि हम जब बात करते हैं स्किन रूटीन की या स्किन ट्रीटमेंट की,
तो हमने आमतौर पर भारतीय घरों में देखा है कि कोई इस तरीके की दिक्कत होती है तो वो घरेलू नुस्खों पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, हल्दी लगा लो, दही लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे स्किन इन्फेक्शंस भी अपने जो तरीके हैं, या एक तरीके से कह लीजिए, मैं शायद मेडिकल टर्म में इसे नहीं कह पा रही हूँ, बट वो जो उनके इन्फेक्शन का जो लेवल है या जो उनके इन्फेक्शन का तरीका है वो भी बदल रहा है, वो घरेलू नुस्खों से ठीक होता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रतीक्षा जी। आज की डेट में जो इन्फेक्शंस पहले हुआ करते थे और आज जो हम देख रहे हैं, काफ़ी बदल गए हैं, काफ़ी फैले हुए आते हैं और अक्सर गलत तरीके से इलाज करने की वजह से और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। लेकिन मैं आपको बता दूं, घरेलू नुस्खे जो प्योरली हम लोग घर में रखी हुई चीज़ों से हम कोशिश करते हैं ठीक करने की, वो इतना नुकसान शायद नहीं करते जितना एक आप बिना जानकारी के किसी और की कही हुई क्रीम लगाने से करके आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, परसों ही एक मरीज आए थे हमारे पास, एक लड़की थी यंग, जिन्होंने किसी के कहने पे मस्से को हटाने के लिए एक क्रीम लगा ली और वो क्रीम लगाने के बाद पूरा उनका चेहरा जल गया उस हिस्से में और एक बहुत बड़ा गड्ढा रह गया जो कि अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के कई मरीज हमारे पास आते हैं जो किसी और की कही हुई एलोपैथिक दवाई खुद पे लगा लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो घरेलू नुस्खे शायद इतना डैमेज ना करें, लेकिन किसी और की कही हुई एलोपैथिक क्रीम ट्यूब आप कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत नुकसान कर सकती है। बिल्कुल, ये स्किन के साथ अपने जो प्रयोग है, जो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ना करें, और माफ कीजिएगा, और जो घरेलू नुस्खों की बात हो रही है उसको तो बिल्कुल भी इस तरीके से, मतलब घरेलू नुस्खों से संदर्भ की किसी ने बता दिया तो वो हम लगाने लगे, या किसी ने कह दिया तो वो हमने दवाई भी इस्तेमाल कर ली। डॉक्टर, आप एक यंग लड़की का उदाहरण दे रहे थे जिसमें कि वो उन्होंने कोई दवा इस्तेमाल की। अगर आपने देखा हो तो टीन एज ग्रुप के जो भी लड़के या लड़कियां होते हैं, ये जो टीनेजर जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए ग्रुप है, उनके साथ स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है और वो एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा करते हैं। बदलते मौसम में जो टीन एज के लड़के लड़कियां हैं, वो अपना स्किन रूटीन कैसा रखें, नाइट स्किन रूटीन कैसा रखें, आप इसको कैसे देखते हैं बतौर एक्सपर्ट? देखिए, जो स्किन केयर रूटीन है बहुत ही पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड होता है। एक सिंगल स्किन केयर रूटीन अगर मैं बता दूं तो वो हर एक इंसान को कभी सूट नहीं कर सकता। आपका हाँ, स्किन स्किन टाइप के कैसा है हिसाब से। सबसे पहले वो पहचानना है हमें, कि ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। उसके हिसाब से ही एक एक प्रोडक्ट हमें चूज करना होता है। गर्मी सर्दी में मेन जो हमारा फर्क रहता है वो मॉइस्चराइजर का रहता है, कि गर्मियों के आने के बाद अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और साथ में ज़्यादा लेयरिंग ना करें। जैसे कि आपके स्किन के टाइप के हिसाब से जो भी आप सीरम या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं नाइट केयर में, आप कोशिश करें कि 1 या मैक्सिमम 2 लेयर्स पे आप रहें। उससे ज़्यादा थिक ना करें प्रोडक्ट्स को। और मॉर्निंग के लिए आप एक बिल्कुल लाइट अच्छे एसपीएफ की सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर आपका गर्मियों में भी ड्राई स्किन रहता है तो आप फिर क्रीम बेस्ड या मैट फिनिश सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपका अगर डैमेज स्किन है तो आप सीरम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं नाइसिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स, या फिर सिका एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी सूदिंग होता है, स्किन को रिपेयर कराता है। और मॉइस्चराइजर्स में सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, इन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आप देखें कि अगर इंक्लूडेड है तो वो आपके डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। और यंग एज में ये बहुत आदत रहती है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बदलते हैं। वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्किन एक लिमिट तक की इंसल्ट सहता है। फिर एक बार अगर आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है इन डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट से, फिर उसको सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेंसिटिव स्किन सिंड्रोम बन जाता है। इसीलिए अगर आप एक नया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम उसको 3 महीने का टाइम दिए। आमतौर पे जो ये स्किन केयर रिजीम्स हैं 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, तो थोड़ा सब्र और शांति ज्यादा जरूरी है। रोज जरूरी। नया इंस्टाग्राम रील देख के प्रोडक्ट बदलना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर बाबू। आजकल एक ट्रेंड है कि इंस्टाग्राम पे ढेरों रील्स लोग बना रहे हैं, ये क्रीम नहीं, ये लगाइए, और यही देख के शायद टीनेजर जो बच्चे हैं वो भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत क्विक चेंज करते हैं। एक सवाल मैं भी चाहूंगी डॉक्टर आपसे जानना
कि ये जो एजिंग क्रीम की बात होती है, एक एक सर्टेन एज के बाद निश्चित तौर पर महिला हो पुरुष हो, उनकी फाइन लाइंस दिखती हैं, उनको एक जो एज के साइंस होते हैं वो नजर आने लगते हैं। ढेरों विज्ञापन ऐसे पड़े हुए हैं या ढेरों ऐसी कंपनीज हैं जो एंटी एजिंग क्रीम बनाती है। आप बतौर एक्सपर्ट क्या ये बता पाएंगे कि ये एंटी एजिंग क्रीम काम करती है? तो आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछो कि साइंस क्या कहती है एंटी एजिंग क्रीम के मामले में, तो एक ही एविडेंस बेस्ड एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है जो हमें पता है, वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल या रेटिनॉइड ग्रुप के जो दवाइयां होती हैं वो ही प्रूफ हुआ है उनका कि हाँ ये एक विजिबल और क्वांटिफाइबल एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सपोर्टिव हैं, उनका ऐसा डेफिनेट इफेक्ट अभी तक प्रूव हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो वो किसी चीज की कॉम्बिनेशन में ही हुआ है। तो एंटी एजिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर आप साइंस पे जाते हैं, तो रेटिनॉइड या रेटिनॉल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक आपकी रिजीम में होना चाहिए अगर आप एंटी एजिंग रिजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सा रेटिनॉल या रेटिनॉइड आपको इस्तेमाल करना है, या जेल यूज करना है, क्रीम यूज करना है, सीरम यूज करना है, वो बेहतर यही रहेगा कि एक बार आप कंसल्ट करें अपने स्किन स्पेशलिस्ट से, और वो आपकी स्किन को एनालाइज करके जो रिकमेंड करें आप उस पर स्टिक करें, रादर की इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट उठा के वो स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक लंबी चीज है जो आपको काफी लंबे टाइम यूज करनी है। बिल्कुल। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अपने एटलीस्ट फेस पर तो बिल्कुल भी ना करें, स्किन पर बिल्कुल ना करें। डॉक्टर जो कह रहे हैं, हिदायत भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हमने टीनेजर्स की बात कर ली, थोड़ा सा एज ग्रुप की भी बात कर ली, अब छोटे बच्चों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है जब मौसम बदल रहा होता है तो छोटे बच्चे भी थोड़ा परेशान होते हैं। जैसे सर्दियों से गर्मियों में जाना, तो पेरेंट्स उनके बहुत सारे उन्हें कपड़े पहना देते हैं या इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म तेल या कोई भी ऐसी क्रीम जो कि उन्हें सर्दियों में यूज कर रहे थे वो, तो वो अचानक से कैसे उसे बदलें। और जो छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं स्किन की डिजीज से या स्किन की बीमारियों से, वो आप कैसे देखते हैं, उनके बचाव के लिए क्या करें? ये आपने बिल्कुल एक ठीक एज ग्रुप पकड़ा है प्रतीक्षा जी। छोटे बच्चों को हम हमेशा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, तो जब वो सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं तो मोटे कंबलों के साथ भी हमारे पास मरीज ओपीडी में आते हैं। इतना गर्म होने के कारण चमड़ी रिएक्ट करती है, और इस सीजन में जब हल्की गर्मी शुरू होती है, मलेरिया रैश जो होता है, प्रिकली हीट रैश जिसको हम बोलते हैं, घमौरिया जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो काफी बढ़ जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ओवर प्रोटेक्शन के कारण ज्यादा गर्म रखते हैं हम बच्चे को, और गर्म तेल की मालिश कंटिन्यू रखते हैं जो कि सर्दी में ज्यादा अच्छी रहती है। उस वजह से इस तरह का रैश निकल आता है। तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे को भी सेंसिटिव है, कोई शक नहीं है कि आपको ज्यादा ध्यान देना है बच्चे पे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो नुकसान पहुंचा दे। तो अगर आपको स्वेटर पहनने से गर्मी लग रही है तो बच्चे को 2 कंबल पहनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने बच्चे को एक बैलेंस्ड वे से प्रोटेक्ट करना है, और गर्मी सर्दी के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा फर्क रखना है कि ज्यादा मोटी और थिक क्रीम्स ना इस्तेमाल करें। गर्मियों में हल्की क्रीम इस्तेमाल करें, कैलामाइन लोशन आप लगा सकते हैं, बच्चे को हल्का रैश होता है तो वो सेफ है। इस तरह की प्रिकॉशंस आप रखेंगे तो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से एक्सपर्ट हमारे बता रहे हैं, लगातार आपके सवालों का सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारे सवाल भी लगातार आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। एक हमारी दर्शक हैं जो जानना चाह रही हैं कि पुरुष और महिला की जो स्किन होती है वो अलग अलग होती है, क्या इनके स्किन प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं और इनका यूज भी अलग करना चाहिए? देखिए, पुरुष और महिला की स्किन में थोड़े अंतर होते हैं ज़रूर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बराबर होते हैं। हार्मोन्स के कारण और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेकअप होता है उसके कारण थोड़ा-सा फ़र्क रहता है पुरुष और महिला की स्किन में। जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात आती है, वो हाईली कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़कों के लिए बिल्कुल अलग प्रोडक्ट होते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में इस्तेमाल करी जा सकती हैं, पर आपको पहचानना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है महिलाओं के लिए बने हुए प्रोडक्ट एक पुरुष को ज़्यादा सूट कर जाएँ, ऐसा भी होता है, और विपरीत भी हो सकता है। तो आपके स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करना है, ना कि सिर्फ़ इसलिए कि ये महिला की क्रीम है तो ये महिला लगाएगी और ये पुरुष की है तो ये पुरुष लगाएँगे। क्योंकि चमड़ी तो न्यूनतम लेवल पे हमारी एक ही केमिकल से बनी है, एक ही
पदार्थ हैं उनमें सब में सिमिलर पदार्थ हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता कि आप अलग-अलग रेंज खरीदें लड़के-लड़कियों की। बिल्कुल, स्किन टोन, वेदर और आपकी डिजीज, इन सबको ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रोडक्ट का चयन करें। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर, जो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे मार्क्स फेसेस पर दिखते हैं, या फिर उनकी बॉडी में बहुत सारे इस तरीके के स्किन से जुड़े हुए मुद्दे दिखते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे खुद खत्म हो जाते हैं या इसका इलाज कराना होता है? तो प्रेगनेंसी के बाद 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्किन में देखी जाती हैं, वो झाइयाँ या फिर मेलाज़्मा होते हैं, जिसमें काले धब्बे बन जाते हैं चेहरे के ऊपर। और उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम काफ़ी रहती है महिलाओं में, और बाल भी झड़ते हैं काफ़ी प्रेगनेंसी के बाद। तो ये 3 प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती हैं गर्भावस्था से निकलने के बाद। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जो झाइयाँ होती हैं, वो 50% लोगों में तो अपने आप थोड़े टाइम में हल्की होके चली जाती हैं, लेकिन 50% में वो एक बहुत लंबा बीमारी बन जाती हैं, जिसका इलाज लेना ही पड़ता है। और उसके इलाज में भी कम तो हो जाती हैं झाइयाँ, लेकिन जड़ से हटाने की कोई दवाई है नहीं उसकी। तो कंट्रोल करने की दवाइयाँ चला करके आप उसको मेंटेन रख सकते हैं हल्का, जिससे वो आपका चेहरा साफ रहे। और बाल झड़ने की जब तक हम बात करें, तो 90 से 95% तक लोगों के जो बाल झड़ते हैं गर्भावस्था के बाद, वो 8 से 9 महीने में अपने आप पूरे सेटल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना हम्म। नॉर्मल रूटीन केयर रखिए, खाना-पीना अच्छा रखिए, तो धीरे-धीरे करके बाल झड़ने रुक जाते हैं। और स्ट्रेच मार्क्स जो रह जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, उसमें आप कोकोनट ऑयल लगाएँ, इवनिंग प्राइमरोज़ ऑयल भी काफ़ी मदद करता है, विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ करके उसको लगाएँ, तो उतना ही काफ़ी होता है, उससे काफ़ी हद तक वो रिकवर कर जाता है। बिल्कुल डॉक्टर भावुक, जैसा कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि गर्मियां आने वाली हैं, मौसम बदल रहा है। मैं चाहती हूँ कि फटाफट आप कुछ टिप्स इस तरीके के दे दें कि गर्मियों में अपने स्किन का ख्याल रखें। और एक दूसरा सवाल जो कि हमारे एक दर्शक ने अभी अभी कमेंट बॉक्स में किया है कि ये सारी चीजें तो आप बाहर की बता रहे हैं, बाहर की लगाने की, अंदरूनी रूप से स्किन को कैसे मजबूत रखें, क्या खाएं और क्या ना खाएं? ये बिल्कुल सही बात है। अंदरूनी रूप ज़्यादा, अंदरूनी जो आप अपने पदार्थ डाल रहे हैं शरीर के अंदर, वो ही सबसे बड़े होते हैं स्किन केयर के रूटीन में। आपको गर्मियों में ध्यान रखना है कि पानी का इंटेक अच्छा रखें अपना। 3, साढ़े 3, 4 लीटर जितनी आपको प्यास लगे पूरा पानी अपना पिएँ। फ्रेश फ्रूट्स लिया करें। जो भी फ्रूट्स जिनमें अच्छा वाटर कंटेंट होता है, जो हाइड्रेट करते हैं, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। नींबू पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है। संतरे का रस भी आप इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पे एक ब्राइटनेस आती है। फ्रेश फ्रूट्स अपनी डाइट में रखें, जिससे आपके जो बाल और स्किन है, दोनों चीज़ों में मदद मिलती है। तो आप फालतू का जंक फूड और ज़्यादा मीठी चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहें, क्योंकि उनकी वजह से स्किन डैमेज होता है, हार्मोनल एक्सेस पे असर आता है और थोड़ा स्किन में खराबी स्टार्ट हो जाती है। और आपने पूछा कि गर्मियों में और क्या हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं? खाने-पीने के अलावा हमारे जो स्किन केयर रूटीन है, उसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना करें, हल्के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, फेस वॉश करें रेगुलर 2 बार कम से कम दिन में। और अपना फेस वॉश आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करें कि आपका ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है, उसके हिसाब से अपना फेस वॉश इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके सारे सवाल जो बदलते मौसम के साथ स्किन को लेकर जो आपके ज़हन में आ रहे होंगे, निश्चित तौर पर डॉक्टर भावुक भी हमारे साथ जुड़े हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अनुभवी हैं, और उन्होंने एक के बाद एक जिस तरीके की बातें बताई हैं, अगर वो सारी बातें आप ध्यान में रखें, तो निश्चित तौर पर आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो बातें डॉक्टर ने अभी बताई है, उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। किसी भी तरह की क्रीम आदि का प्रयोग डॉक्टर की परामर्श के बिना ना करें, और खाने पीने की डाइट अपनी अच्छी रखें। किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे उतने नुकसान नहीं करते जितने कि आपका किसी का बताया हुआ प्रोडक्ट, किसी की बताई हुई क्रीम या किसी के बताया हुआ दवा आप जो इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर लगातार जो कह रहे थे कि इंस्टाग्राम रील्स देखकर जो टीनेजर्स हैं, वो फटाफट अपने प्रोडक्ट्स बदलते हैं, ये काम नहीं कर रहा ये लगाते हैं, ये नहीं चल रहा तो वो लगाते हैं। इस तरीके की हैबिट्स को जो है अपने से दूर रखिए, तभी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। डॉक्टर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इतने सारे टिप्स हमें बताने के लिए। आगे भी आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और इस तरह की तमाम जो सलाह है जो आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया प्रतीक्षा जी, बहुत अच्छा तो लगा। आपके भी जो और बहुत सारे सवाल हों जो आप डॉक्टर्स से जानना चाहते हो या फिर किसी स्पेशलिस्ट से ये समझना चाहते हो कि आप किस बीमारी के बारे में उनसे सवाल करें और समझना चाहें, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक वो सारे सवालों के जवाब पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।